नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज रामनवमी के अवसर पर पंचकुला में ऐतिहासिक माता मनसा देवी मंदिर में माता मनसा देवी के दर्शन किए और महामाई का आशीर्वाद लेकर प्रदेशवासियों की खुशहाली व सुख समृद्धि के लिए कामना की। सीएम मनोहर लाल ने माता मनसा देवी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की तथा मंदिर परिसर में स्थित यज्ञशाला में मंत्रोच्चारण के बीच हवन में भाग लेकर यज्ञ में आहुतियां डाली। पूजा अर्चना करने के बाद सीएम ने कन्या पूजन भी किया और इसके बाद मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में आयोजित रक्तदान जागरूकता शिविर का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री रक्तदाताओं से भी मिले और बैच लगाकर उनका हौसला बढ़ाया और इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज 9वें और अंतिम नवरात्रि के अवसर पर उन्होंने माता के चरणों में पूरे प्रदेश की जनता के लिए सुख एवं समृद्धि की कामना की। उन्होंने कामना की है कि प्रदेश की जनता पर किसी प्रकार का कष्ट न आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज यहां आकर उन्हें माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड द्वारा किए गए अनेक विकास कार्यों को भी जानने का मौका मिला है। यहाँ की कार्यकारिणी और बोर्ड के सदस्य ने उन्हें बताया कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या हर वर्ष बढ़ रही है। इस मंदिर के साथ साथ काली माता मंदिर, कालका और चंडी माता मंदिर में भी श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हुई है। इस अवसर पर अम्बाला के सांसद रतनलाल कटारिया, माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य प्रशासक व उपायुक्त महावीर कौशिक सहित अनेक गणमान्य उपस्थित थे। मित्रों, आज महामाई माता मनसा देवी जी के चरणों में 9वां नवरात्रा, आज अंतिम नवरात्रा है, तो मैंने यहाँ आकर के पूजा अर्चना की है और माता से कामना की है कि वैसे तो प्राणी मात्र के लिए ही कामना है, फिर भी हरियाणा की जनता को और मार्गदर्शन करे, उनको खुशहाल बनाए, उनके जीवन में सफलता आए और हरियाणा की जनता को कोई कष्ट न हो, इस प्रकार की महामाई माता मनसा देवी से कामना की है। और इसी प्रकार से यहाँ आने के बाद जो इस बार के बहुत से कार्य, विकास के कार्य हुए हैं, उनकी भी जानकारी मिली है। विशेष तौर पर यहाँ की जो कार्यकारिणी है, जो बोर्ड के मेंबर्स हैं, उन्होंने जो मुझे बताया कि यहाँ अब लगातार जो आने वाले लोग हैं, जो यहाँ के दर्शनार्थी हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है और जो ये अनुमान करते हैं कि हर वर्ष कितना यहाँ पर दर्शनार्थियों के माध्यम से जो योगदान किया जाता है, चाहे वो दान पात्र के माध्यम से, दक्षिणा के माध्यम से, तो वो पिछले अनुमान से भी वृद्धि हुई है। जो बजट का अनुमान था पिछली बार का 22 करोड़ 20 लाख रुपए का इन्होंने अनुमान लगाया था, जो कि कल सुबह तक, अर्थात अब इसमें 3 दिन का और जुड़ना है, यानी 29, 30, 31, लेकिन 28 शाम तक का जो कुल कलेक्शन है 26 करोड़ 25 लाख, अर्थात 4 करोड़ रुपया उसमें और अधिक हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इस मंदिर के प्रति जो श्रद्धा और श्रद्धालुओं की जो भावना है, उस नाते से लगातार यहाँ वृद्धि हो रही है। और न केवल यहाँ, बल्कि माता के जो स्वरूप के अन्य मंदिर हैं, चाहे वो कालका देवी हमारे कालका जी में हो अथवा चंडी मंदिर, यहाँ पर जो एक मंदिर और है, इन सब मंदिरों पर जो इस प्रकार के जो भगत जो लोग हैं, दर्शनार्थी हैं, वो लगातार संख्या की बढ़ रही है। तो मैं तो आज पुनः माता मनसा देवी से कामना करता हूँ कि हरियाणा की जनता को खुशहाल करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारों अर्थात नगर निकायों को पूर्ण स्वायत्तता देने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि स्थानीय स्तर पर होने वाले कार्य समयबद्ध तरीके से और त्वरित ढंग से हो सके। विकास कार्यों के लिए विभागों को पैसा दिया जाएगा और वर्ष 2022-23 के राज्य के अपने कर राजस्व लगभग 65,000 करोड़ रुपए में से लगभग 3600 करोड़ रुपए नगर निकाय को दिए जाएंगे। इसके अलावा पिछला बकाया 500 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। इसी प्रकार 4100 करोड़ रुपए नगर निकायों को मिलेंगे, जिससे वे अपने स्तर पर विकास कार्य करवा पाएंगे। इसके अलावा सभी निकायों में कुल मिलाकर 5000 करोड़ रुपए की राशि पहले से ही उपलब्ध है। दरअसल मुख्यमंत्री नगर निगमों के महापौरों और जिला नगर आयुक्तों के साथ शहरी स्थानीय निगम पर विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक के दौरान
कार्य में लापरवाही बरतने की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने निर्वाणी के एक्सईएन एल.सी. चौहान को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करने के आदेश दिए। देखिए, जैसे हमको पता है कि अपना 3 टियर सिस्टम है, चाहे वो केंद्र सरकार, लोकसभा और राज्यसभा हो, और फिर प्रदेश में विधानसभा के नाते से एक सरकार काम करती है। ऐसे ही जो तीसरे लेवल पर स्थानीय निकाय की हमारी चुनी हुई सरकारें, चाहे पंचायती राज में पंचायतें हैं, पंचायतों के साथ जिला परिषद है, पंचायत समिति है, इसी प्रकार नगरीय इकाइयाँ, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका। पहले हमने पिछले सप्ताह भर पहले ग्रामीण क्षेत्र की जो तीनों इकाइयों के लोग थे उनसे बातचीत की थी, और स्थानीय तौर पर जितनी भी छोटी बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं लोगों की, उन सब के ऊपर चर्चा उस समय भी हुई थी, और आज शहरी क्षेत्र में भी उन सब बातों पर विचार हुआ। हमने पिछले कुछ सालों में ऐसी जो लोकल इकाइयाँ हैं उनको स्वायत्तता कितनी दी जाए, कितना उनको ऑटोनॉमी दी जाए, उस पर एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। इस बार भी शहरी क्षेत्र के अंदर हमने खास करके जैसा उनके जो बजट्स हैं, जो उनकी फंडिंग है स्टेट फाइनेंस कमीशन के हिसाब से, अथवा उनके अपने जो रिसोर्सेज हैं, सब कुल मिला करके तय कर दिए, उनको छूट दे दिए कि उस पैसे का उपयोग वो अपने हाउस के हिसाब से जितना जैसे कराना वो कराएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के पूरे फंड से ही हम उनको करके देंगे, जैसे विशेष तौर पर जो कार्यालय हैं उनके, क्योंकि कार्यालय बड़ा खर्च होता है उनके लिए, वो शायद अपने आप फंड में से नहीं कर सकते हैं। नगर निगम के और नगर परिषदों के कार्यालय वो सब सैंक्शन कर दिए हैं। इसी प्रकार जैसे स्ट्रीट लाइटिंग का कंट्रोल या वहाँ के ट्रैफिक का कंट्रोल ICCC के माध्यम से किया जाता है, तो ICCC का भी खर्चा बड़े स्थानों पर 20-25 करोड़ भी आता है, छोटे स्थानों पर थोड़ा कम रहता है, वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। लेकिन उसके बाद जो भी लाइटिंग का सिस्टम है, CCBM का सिस्टम है, वो सब स्थानीय इकाइयाँ अपने पैसे से खर्च करेंगी। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मिल करके, जिसको कंट्रीब्यूटरी सिस्टम है, ग्रांट सिस्टम, मैचिंग ग्रांट के रूप में हम इनको सबको देंगे, ताकि वो डिमांड के ऊपर उनको दिया जा सके। 7% का पैसा जितना भी हमारा SOTR का है, SOTR पिछले साल का 6,500 करोड़ था, उसमें से 7% शहरी और ग्रामीण इकाइयों को दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त ऑन डिमांड और भी दिया जाएगा। हर इकाई अपना अपना बजट बनाएगी, और बजट में अगर उनकी आवश्यकता पड़ती है तो वो स्टेट से डिमांड कर सकते हैं। पिछले साल का जो SOTR है उसमें इस बार की जो ग्रांट टोटल मिलाकर के उनको 3600 करोड़ रुपया शहरी इकाइयों को जाएगा, और लगभग 500 करोड़ रुपया अभी पिछला भी उनका बचा हुआ है, वो भी जोड़ करके देंगे। 4100 करोड़ रुपया तो स्टेट से जाएगा। और एक विषय हमने उनसे जो जानकारियाँ ली हैं, 5000 करोड़ रुपये से ऊपर राशि ऐसी है जो अलग अलग नगर की इकाइयों के पास अपना भी आज भी है, जिसका खर्च वो किन्हीं कारणों से शायद नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन उनकी जो आती हैं काउंटिंग का सिस्टम में, कुछ जो दिखते हैं वो आज दूर करने के लिए उनको कह दिया है, तो इस पैसे को वो खर्च कर पाएंगे। अर्थात अगले साल के लिए देखा जाए तो 9000 करोड़ रुपये से भी ऊपर राशि उनके पास, शहरी इकाइयों के पास उपलब्ध है। किसी नई अवैध कॉलोनी की कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, पहला विषय। कोई भी पुरानी जो कॉलोनियाँ, अवैध कॉलोनियाँ हैं, उनमें रजिस्ट्रेशन के लिए 2 कंडीशन लगाई गई हैं, एक NOC और एक NDC नो ड्यू सर्टिफिकेट, वो उनको अर्बन लोकल बॉडी से लेना होता है, ताकि कोई भी पिछला पैसा किसी तरफ बकाया ना हो। NOC वो हमारा डिपार्टमेंट टाउन कंट्री प्लानिंग देता है कि ये एरिया अब हमने ऑथराइज़ कर दिया है। ऑथराइजेशन की शर्तें ये है कि पर्याप्त चौड़ी गलियाँ होनी चाहिए, उसको अप्रोच रोड वो ठीक होना चाहिए। तो इस प्रकार की मोटी मोटी शर्तें हैं, ज़्यादा उसमें कोई बहुत नहीं है। सबके नक्शे हमने मंगवा लिए हैं। अभी पिछले दिनों में 190 कॉलोनियाँ हमने स्वीकृत कर दी हैं, लेकिन और अभी 600, 650, 700 कॉलोनी ऐसी हैं जो पाइपलाइन में हैं। एक एक करके उसको पास कर रहे हैं, देख रहे हैं, और बाद में उसकी घोषणा। शुरू में ये कठिनाई आई थी कि जो क्षतिपूर्ति पोर्टल पर वही किसान अपने नुकसान की यानी दर्ज कर सकता था जिसने पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा में रजिस्टर किया है, लेकिन बहुत किसान उसको लापरवाही से नहीं भरते थे, या कुछ किसानों ने हमको ये बताया कि हमारी फसल तो जो है हमने मंडी में बेचनी नहीं है। जिन्होंने मंडी में नहीं बेचनी है वो भी लापरवाही करते हैं। लेकिन अब जब नुकसान हुआ तो सबको ध्यान में आया कि नहीं, वहाँ दर्ज नहीं है तो यहाँ हमें लाभ मिलेगा नहीं। हमने उनकी बात ध्यान में करके जिस एरिया में ये समस्या थी वहाँ सब दोबारा से पोर्टल खोल दिया है। जब से भी शिकायत डिप्टी कमिश्नर हमको लेके भेजता है उस दिन खोल देते हैं। खोलने के बाद उन सब किसानों का पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा में रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, उसके बाद वो क्षतिपूर्ति में चढ़ा सकते हैं, किसी को कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।